जय हिंद साथियों। चलिए आज देखते हैं ऊष्मीय विकिरण। ठीक, ऊष्मीय विकिरण क्या होता है? देखिए, कोई भी वस्तु है उसमें कुछ न कुछ ताप है, उसका अपना कुछ न कुछ ताप है, किसी न किसी टेम्परेचर पर है, इसका कुछ न कुछ ताप है, जिस कारण से यह अपने अंदर से ऊर्जा को बाहर निकालती है। ठीक है, तो टेम्परेचर के कारण यह अपने अंदर से ऊर्जा बाहर निकालती है। यही जो ऊर्जा बाहर निकल रही है लगातार निकालती रहती है, सतत रूप से निकालती रहती है, कंटिन्यूसली निकालती रहती है। इसी ऊर्जा को हम ऊष्मीय विकिरण या विकिरण ऊर्जा, रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। ठीक, यह होता क्या है? यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। यह ऊर्जा जो निकलती है वो कैसे चलती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलेगी तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो गया कि इसके चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, जैसे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, ठीक उसी तरह से उसमें विकिरण भी क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, अर्थात इसके चलने के लिए भी माध्यम नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि फिर प्रकाश जैसे परावर्तन अपवर्तन की घटना इसमें भी होती है। जी हाँ, उसमें विकिरण में भी प्रकाश जैसे अपवर्तन और परावर्तन की घटना पाई जाती है, ये भी अच्छी बात है। इसके बाद और क्या है? तो फिर प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो क्या इसकी भी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है? जी हाँ, उसमें विकिरण की भी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। हमने उसमें विकिरण के बारे में कुछ शब्द लिखे हैं। प्रत्येक वस्तु अपने ताप के कारण ही सतत रूप से वो ऊर्जा उत्सर्जित करती है, जिसे हम उसमें विकिरण कहते हैं। ठीक है, या इसे विकिरण ऊर्जा भी कहते हैं। ये प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश जैसे इसमें परावर्तन अपवर्तन की घटना पाई जाती है, इसकी चाल भी 3 × 10⁸ से आती है। जैसे सूर्य से यहाँ तक जो प्रकाश ऊष्मा आ रही है, वह ऊष्मा भी 3 × 10⁸ से ही आ रही है। ठीक है, विकिरण विधि द्वारा ही। ठीक, सबसे तेज चालन संबंध विकिरण 3 विधियाँ होती हैं। सबसे तेज विधि से ऊष्मा इसी से जाती है, विकिरण विधि में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, जिसे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कहते हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। चलिए आपको हम समझाते हैं क्या होता है अवशोषण क्षमता, क्या होता है पारगमन क्षमता, क्या होता है परावर्तक क्षमता। ठीक, 3 क्षमताएं होती हैं। मान लिए हम कि ये कोई पृष्ठ है और इस पर गिर रही हैं ऊष्मा, प्रकाश नहीं, ऊष्मा गिर रही है, उसमें विकिरण आ रही है। ठीक है, ऊपर से कहीं से विकिरण गिर रही है। अब ये बताइए, जैसे हमने मान लिया 1 2 3 4 5 जूल मान लिए आ गई। ठीक है, 5 जूल आ गई, इस पर गिर गई। अब 2 जूल ये अवशोषित कर लिया, 2 जूल तो ये अपने पास अवशोषित कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और एक किरण ये पार चली गई, एक जो उसमें विकिरण है पार चली गई, और 2 जूल ये क्या कर दिया? रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, अब कुछ किरणें तो अवशोषित कर रहे हैं, इसका मतलब अवशोषण क्षमता इसका आया। कुछ ऊर्जा अवशोषित कर ली, मान लो 2 जूल अवशोषित कर ली, 2 जूल परावर्तित कर दी, और 1 जूल क्या की? पार जाने दी, कि आओ पार जाने दी। तो जितनी क्षमता इसकी पार जाने की है उसे पारगमन क्षमता कहेंगे। और अवशोषण करने की क्षमता 5 में से 2, तो 2/5, और परावर्तित करने की क्षमता 2/5, ये क्या हो जाएगी? पारगमन क्षमता। और 1/5 क्या है? मतलब 5 में से 1 हिस्सा क्या है? वो पार जाने दे रही। तो बड़ी सिंपल सी बात होती है। अवशोषण क्षमता क्या होता है? तो किसी पृष्ठ द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा तथा उस पृष्ठ पर गिरने वाली कुल विकिरण ऊर्जा का अनुपात ही क्या कहलाता है? अवशोषण क्षमता कहलाता है। अर्थात अगर कुल विकिरण ऊर्जा गिर रही है Q मतलब कुल ऊर्जा, और अवशोषित करने वाले को हम क्या कहेंगे? QA क्यों? एब्जॉर्प्टिव पावर। और अगर हम परावर्तित वाले को क्या कहेंगे? QR रिफ्लेक्टिंग पावर। और पारगमन जाने वाले को क्या कहेंगे? QT। अर्थात जितनी गिर रही है Q, वो QA और QR और QT में डिवाइड हो जा रही है। तो अवशोषण क्षमता क्या कहलाएगा? किसी ताप पर आपतित कुल विकिरण ऊर्जा का अनुपात ही उस पृष्ठ बोले या बॉडी बोले, ठीक है, उस पृष्ठ की
अवशोषकता कहलाती है या अवशोषण क्षमता कहलाती है। उस पृष्ठ की अवशोषण क्षमता कहलाती है। ठीक है, इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। क्यों भाई, क्यों स्मॉल एस करते हैं? क्योंकि एब्जॉर्प्टिव पावर है, करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अवशोषण क्षमता, अवशोषण क्षमता ए बराबर क्यू ए अपॉन क्यू, यही तो फार्मूला बनेगा। क्यों सर, क्यों ये बनेगा? क्योंकि क्यू ए क्या है? उसके द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा, और क्यू क्या है? उस पर गिरने वाली कुल विकिरण ऊर्जा। कुल विकिरण ऊर्जा कितना गिर रही है? क्यू, और उसके द्वारा अवशोषित क्या है? क्यू ए। तो क्यू ए अवशोषित, यहाँ डेफिनेशन में लिखा गया है, पृष्ठ द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा तथा उस पर गिरने वाली कुल ऊर्जा का अनुपात ही अवशोषण क्षमता कहलाएगा। मात्रक कुछ होगा, सोचो, ऊपर वाले का मात्रक भी जूल, नीचे वाले का मात्रक भी जूल, जूल जूल स्वाहा, इसका मात्रक नहीं होता, तो अवशोषण क्षमता का मात्रक नहीं होगा। अवशोषण क्षमता ए का मात्रक नहीं होता। सर नहीं होता तो परसेंटेज में होगा। ठीक, परसेंटेज में निकाल ही सकते हो, 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में निकाल सकते हो, कितना परसेंट आया, कितना परसेंट अवशोषित किया, तो परसेंट निकाल सकते हो, या सिक्योर पॉइंट में दिया रहेगा। अब होता क्या है सर, क्या इसका मान 1 आ सकता है? जी 1 तो आ सकता है। 1 से ज़्यादा आ सकता है? नहीं। सोच कर देखो 1 से ज़्यादा कैसे आ सकता है? मतलब 5 जूल गिर रहा है, या तो ये 5 ज़्यादा से ज़्यादा कितना अवशोषित करेगा? 5 जूल तो अवशोषित कर सकता है, तो 5/5 1 हो जाएगा। लेकिन 6 जूल तो अवशोषित नहीं करेगा कि 6/5 1 से ज़्यादा आए, तो 1 से सदैव कम ही आएगा। ये वैल्यू जो ए का होगा वो 1 से कम आएगा, या बहुत होगा तो 1 के बराबर आएगा। 1 के बराबर कब आएगा? जब आइडियल ब्लैक बॉडी हो। आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होती है? अपने ऊपर गिरने वाली समस्त विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, तब 1 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ए का वैल्यू 1 से कम या 1 के बराबर आएगा। क्योंकि बताइए क्यू ए क्या होगा? अवशोषण क्षमता क्या क्यू से ज़्यादा होगा? नहीं हो सकता भाई, या तो क्यू से कम होगा या क्यू ए क्यू से कम होगा। जो गिरने वाला है उसी में से तो अवशोषित करेगा। मैं आपको 100 रुपये फेंक रहा हूँ आपके ऊपर, तो आप उसी 100 में से या तो 10 पकड़ पाएंगे, 20 पकड़ पाएंगे, 50 पकड़ पाएंगे, 90 पकड़ पाएंगे, हो सकता है 100 रुपया पकड़ ले, 110 रुपया तो नहीं पकड़ पाएंगे। तो ये बताइए, जो आप पकड़े बटे हमने जो फेंका, तो उसी का अनुपात होता है अवशोषण क्षमता। समझ में आ गई होगी बात शायद। तो ये वैल्यू 1 से कम या 1 के बराबर हो सकती है। बराबर ब्लैक बॉडी के केस में होगी, सामान्य केस में सदैव 1 से कम होगी, समझ लो। अगर वो ब्लैक बॉडी नहीं है तो सदैव 1 से कम ही आएगा अवशोषण क्षमता किसी भी पिंड का। ठीक है, तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। अवशोषण क्षमता दिया रहेगा और क्यू दिया रहेगा, क्यू ये पूछ लेगा। जैसे क्वेश्चन हम कर दें एक, चलो एक क्वेश्चन भी सिर्फ कर देते हैं। क्वेश्चन 1, किसी पृष्ठ की अवशोषकता 0.7 है और इस पर 500 जूल विकिरण ऊर्जा आपतित हो रही है, तो अवशोषित ऊर्जा कितना होगा? अवशोषित ऊर्जा कितनी होगी? तो बता सकते हैं कि नहीं? बता सकते हैं सर, बहुत आराम से बता सकते हैं। कैसे? यहाँ देख लो, क्या यही तो फार्मूला है। ए का वैल्यू क्या है? 0.7, यही दिया है। क्यू ये पूछा है, अवशोषित विकिरण ऊर्जा। क्यू का मान क्या दिया है? 500, तो 500 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यू ये बराबर क्या आ जाएगा? 5 × 35, 350 जूल। हाँ ना बोल दो, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्क्रीनशॉट लो तो हम आगे वाले परावर्तक क्षमता भी बताएं। देखो क्या
परावर्तक क्षमता या परावर्तकता, ये क्या होता है? कुछ नहीं होता, बस वही पुरानी बात जो वहाँ लिखे थे, किसी ताप पर किसी पृष्ठ द्वारा परावर्तित विकिरण ऊर्जा, परावर्तित विकिरण ऊर्जा तथा उस पृष्ठ पर आपतित कुल विकिरण ऊर्जा का अनुपात ही उस पृष्ठ का परावर्तक क्षमता कहलाता है। ठीक, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। R से क्यों करते हैं, ऊपर देख लो भाई, R है इसलिए R से करते हैं। परावर्तक क्षमता R बराबर QR अपान Q। QR क्या है, यहाँ देख लो, Q क्या है, आपतित कुल विकिरण ऊर्जा, QR क्या है, परावर्तित विकिरण ऊर्जा। ठीक है, तो जहाँ QR क्या है, परावर्तित विकिरण ऊर्जा, और Q क्या है, आपतित कुल विकिरण ऊर्जा। अगर लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, जहाँ एक बार लिख दो भाई, नहीं तो कहोगे कहाँ से कुल आ जा रहा है। QR क्या है, परावर्तित विकिरण ऊर्जा और Q क्या है, आपतित कुल विकिरण ऊर्जा। ठीक है, बातें समझ में आ गई। और इसी तरह से अवशोषण वाले में क्या था, Q ये अवशोषित विकिरण ऊर्जा था, Q क्या था, आपतित कुल विकिरण ऊर्जा था। ठीक, अब इसका मान भी आप बता सकते हैं हमें। R क्या है, परावर्तक क्षमता, इसका मान भी सदैव क्या होगा, 1 से कम ही होगा या 1 के बराबर हो सकता है। 1 के बराबर कब होगा, अगर आइडियल कोई चिकना हो, आइडियल रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, आइडियल परावर्तक सतह हो, तब वो 1 आ सकता है, नहीं 1 से सदैव कम आएगा नॉर्मल केस में। अच्छा, और दूसरी बात, इसका मात्रक होगा। सर मात्रक कहाँ होगा, तो इसका भी मात्रक नहीं होगा। परावर्तक क्षमता का मात्रक नहीं होता। अच्छी बात है सर, नहीं होता तब तो अच्छा ही है। और इसका वैल्यू भी क्या होगा, R का वैल्यू लेस देन या 1 से कम ही होगा सदैव, किसी भी पृष्ठ के लिए या तो R का वैल्यू 1 से कम होगा या ये 1 से इक्वल होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 1 से अधिक नहीं आएगा, ग्रेटर देन नहीं हो सकता। डन, 100% डन सर। अब एक क्वेश्चन इस पर भी सर, चलो क्वेश्चन इस पर भी लिख देते हैं। एक क्वेश्चन है, किसी पृष्ठ की परावर्तक क्षमता 0.4 है, यदि उसके द्वारा परावर्तित विकिरण ऊर्जा 16 जूल हो तो उस पर आपतित विकिरण ऊर्जा क्या होगी। लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या लगा सकते हैं, कैसे, इधर देख लिए, बता देते हैं। R बराबर क्या है, QR अपान Q। तो पूछ क्या रहा है इस समय, Q पूछ रहा है, आपतित विकिरण ऊर्जा पूछ रहा है और परावर्तित दिया है, तो Q बराबर यहाँ से क्या निकाल लेंगे, QR अपान R हो जाएगा। ठीक है, तो QR का वैल्यू दिया है, QR परावर्तित कितना है 16 जूल और आपतित कितना है 0.4, तो कटा दो, 4 चौक 16, 40 आ गया, डेसिमल वहाँ चला गया, तो इसका मतलब उस पर गिरने वाली कुल ऊर्जा कितना है 40 जूल। 40 जूल ऊर्जा कुल आपतित हो रही है। समझ में आ गया होगा शायद। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्या, पारगमन क्षमता क्या है, फिर वही बात, किसी ताप पर किसी पृष्ठ
द्वारा पारगमित विकिरण ऊर्जा तथा उस पृष्ठ पर आपतित कुल विकिरण ऊर्जा का अनुपात ही क्या कहलाता है? उस पृष्ठ का पारगमन क्षमता कहलाता है। पारगमन क्षमता कहलाता है। मैंने आगे इससे पीछे अवशोषण क्षमता और परावर्तक क्षमता समझा दिया है, समझ में आ गया होगा। और इसे प्रदर्शित किससे करेंगे? टी से। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। तो पारगमन क्षमता क्या निकाल सकते हैं? पारगमन क्षमता T बराबर क्या हो जाएगा सर? QT अपान Q, जहां QT क्या है? पारगमित विकिरण ऊर्जा, Q क्या है? आपतित कुल विकिरण ऊर्जा, समझ में आ रहा है? और T तो आप जानते ही क्या है, मात्रक नहीं होगा सर। पारगमन क्षमता, पारगमन, आप समझ गए होंगे बातें। पारगमन क्षमता T का मात्रक क्या होगा? मात्रक नहीं होता। क्यों? समझ गए होंगे भाई, जूल बटे जूल स्वाहा। अच्छी बात है। इसका भी मान क्या होगा सर? इसका भी मान वही होगा, लेस देन 1 या 1 के बराबर। कोई आइडियल पारगमन बॉडी है, पूरे पारगमन, तो 1 के बराबर, अदरवाइज 1 से कम ही। कोई ट्रांसपेरेंट आइडियल है तो ऐसा हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, अदरवाइज 1 से कम ही होगा सदैव। अच्छी बात है सर। इस पर भी क्वेश्चन करो ना। चलो भाई, इस पर भी क्वेश्चन कर देते हैं, क्या दिक्कत है? आप जैसे कहें वैसे ही चलेगा। चलो क्वेश्चन देखिए, क्या किसी पृष्ठ द्वारा पारगमित विकिरण ऊर्जा 50 जूल है तथा उस पृष्ठ पर आपतित विकिरण ऊर्जा 200 जूल है, तो पारगमन क्षमता परसेंटेज में कितना होगा? देखो 3 बार हमने 3 तरह का सवाल दिया है। अगर अवशोषण क्षमता में आपने देखा हो तो उसमें कुछ और पूछा है, और परावर्तक क्षमता में कुछ और पूछा है, और यहाँ कुछ और। इसी तरह के क्वेश्चन इस पर बनते हैं, जो मैं तीनों में एक बार शो कर दिया हूँ। तो आराम से लगा सकते हैं। क्या? T बराबर QT अपान Q, और परसेंटेज पूछा तो 100 का गुणा कर देंगे, परसेंटेज में आ जाएगा। समझ में आया? तो QT क्या है? पारगमित कितना है? 50 जूल। गिरने वाला कितना है सर? 200 जूल। और कितना है? 100 का गुणा, परसेंटेज में आ जाएगा। 2 जीरोस कट गया, 25% आ गया आंसर। इसका मतलब क्षमता कितनी है? 25%। समझ में आया बात? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जब परसेंटेज पूछेगा 100 से गुणा कर देंगे, काम खत्म। चाहे वहाँ भी क्या, इसके पहले जो पढ़े थे आप, मान लो अवशोषण क्षमता सर परसेंटेज पूछे तो QA अपान Q गुणे 100, परसेंटेज में आ गया। और R पूछे परावर्तक क्षमता तो QR अपान Q गुणे 100, परसेंटेज में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हमको भी नहीं। चलो बना लो अब।